नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है प्रगति। इस प्लेटफॉर्म में केंद्र और राज्य सरकारों को किया गया है शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करोड़ों स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संशोधित पीएम पोषण योजना जारी रखने को दी मंजूरी। 1,31,000 करोड़ रुपए की व्यय वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से करीब 11,20,000 स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा पौष्टिक आहार। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी। महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय इलाकों में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश, बाढ़ जैसे बने हालात। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय कोई बाधा नहीं बल्कि एक संबल है। देश के हरित क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की, 2 ऊर्जा मंत्रालय की और एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। इन 8 परियोजनाओं की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़ी हैं। पिछली प्रगति बैठक में 14,39,000 करोड़ रुपए की 297 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मील के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा, तभी इसका खर्च जो है वो 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है और इसका लाभ 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्रों को मिलेगा। पीएम पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हों उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूल के बच्चों में ठीक ठाक पोषण का स्तर बना रहे, इसलिए कैबिनेट ने 5 सालों के लिए लगभग 1,31,000 करोड़ रुपए के खर्च में प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी चुनौती है न्यूट्रियस फूड, पुष्टिकर खाद्य, इसीलिए सरकार प्राथमिकता देती है पोषण को। पोषण में इसी नाम को इसीलिए जोड़ा गया है। पोषण को याद करते ही ये खाना कितना और न्यूट्रियस हो, लोकल मटेरियल और क्या जोड़ा जा सकता है, उसमें समाज की सहभागिता में और क्या किया जा सकता है, ये सारा विषय एक प्रायोरिटी में आती है। इसीलिए इसकी नाम पीएम पोषण रखा गया है। इसको आने वाले दिनों में देश एक जन आंदोलन में परिवर्तित करेगा, ऐसा हमारे विश्वास है। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान गुलाब की। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर भारी बारिश के रूप में दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिसके चलते अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर तूफान गुलाब के कमजोर पड़ने के बाद ओडिशा, झारखंड समेत बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान गुलाब ने काफी क्षति पहुंचाई है।
निम्न दाब के रूप में बदल चुके गुलाब तूफान का असर भी दिखाई दे रहा है। कम दबाव के क्षेत्र बनने के बाद से ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी है। नतीजतन नदियों और नालों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ठाणे जिले में लगातार बारिश हो रही है और भिवंडी के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से शहर में यातायात धीमा हो गया है। उस्मानाबाद जिले सहित कई शहरों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है, जिससे तेरड़ा और मांजरा दो प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। औरंगाबाद जिले में भी बारिश का दौर जारी है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका है। 3 दिन में गुजरात स्टेट को भारी से अति भारी बारिश रहेगा और अगले 24 आवर्स के लिए भारी से अति भारी और जो एक्सट्रीमली हेवी रेन जो है अत्यंत भारी बारिश भी होने का संभावना है। गुजरात के लिए साइक्लोन का कोई खतरा नहीं है एंड लेकिन कोस्टल एरिया गुजरात का कोस्ट जो है फिशरमैन एंड पोर्ट के लिए एंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के लिए विंड स्पीड डे 1 में यानी आज से कल तक 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर रहेगा। और श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय वन सेवा के अधिकारी और नाफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा के हाथियों के संरक्षण और इससे जुड़ी समस्याओं पर लिखी किताब जंबोस ऑन द एज का अनावरण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। संजीव चड्ढा की इस किताब में हाथियों के संरक्षण और हाथियों के जंगल से सटी सीमा में मानव आबादी में नुकसान और इससे बचाव को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये किताब देश में फसलों के स्वरूप और हाथियों की गतिविधियों को तकनीक से निगरानी जैसे विषयों पर गहनता से चर्चा की गई है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। देश के कृषि क्षेत्र में हमें फसलों का कैसा पैटर्न करना चाहिए, हाथियों के जो मूवमेंट्स हैं उसके लिए हमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और देश में जो उदाहरण बने हैं, चाहे राजा जी का में विकास कार्यों का विषय हो, उससे बढ़कर पैंच में विकास कार्यों का विषय हो, तो हमें ये को एग्जिस्टेंस के साथ कैसा रहना चाहिए, इसका बहुत अच्छा स्केच पूरे पुस्तक में उन्होंने दिया है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के तेज विकास के लिए तत्पर मोदी सरकार के तमाम केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। इस सिलसिले में आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य का दौरा किया। इस दौरे के दौरान न सिर्फ विकास कार्यक्रमों को गति दी गई, बल्कि राज्य की आवाम के साथ सीधा संवाद भी स्थापित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। क्षेत्र में विकास गतिविधियों को गति देने और लोगों में इसके प्रति विश्वास को बढ़ावा देने के लिए वे लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कुपवाड़ा के खाईपेरा जकालदारा में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की आधारशिला रखी और स्नोपी के बीजों को बोने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि और संबंधित विभागों द्वारा लाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया और स्टॉल लगाने वालों से बात भी की। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशंसा पत्र, श्रम कार्ड भी वितरित किए। एक ब्लॉक अगर सेब का उत्पादन कर रहा है तो दूसरा ब्लॉक उसको छोड़ दे, खाली अखरोट पैदा करे और दूसरा चीज पैदा नहीं करे। सब चीज करने के साथ क्या एक ब्लॉक को हम इसकी प्रसिद्धि दे सकते हैं, यानी हम उसका विशेष प्रयास कर सकते हैं क्या? सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बिजबेहड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग के श्रीनगर बनिहाल खंड के इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अनंतनाग जिले के डाक बंगला खानबत इलाके में PRI और ULB सदस्यों और अन्य प्रतिनिधि मंडलों के साथ संवाद किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने श्रीनगर में नए सचिवालय में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने केंद्र की सभी योजनाओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उचित रूप से कार्यान्वित करने को कहा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से लोगों का विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है। वे अपने क्षेत्र की प्रगति को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्र सरकार नुब्रा घाटी के तुर्तुक और अन्य दूरदराज के गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने तुर्तुक का दौरा कर इस पहल का जायजा लिया। आइए देखते हैं क्या है इस खास रिपोर्ट में। ये तुर्तुक है। तुर्तुक और तुर्तुक के आसपास के 5 और गांव इंडियन आर्मी ने लिबरेट कराए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से 1971 में 1971 की लड़ाई में। ये नुब्रा वैली के बाल्टी बोलने वाले गांव लद्दाख की दूसरी और रीजन से कल्चरली डिफरेंट हैं। ये 71 से इस हिंदुस्तान में पहुंचा। हाँ, तो इस खुशी में मना रहा है, इसको सब खुशी के साथ देखने के लिए आ रहा है जनाब। मोदी गवर्नमेंट जिसका फोकस रहा है नेशनल इंटीग्रेशन और सरदार पटेल का नारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोदी गवर्नमेंट की कल्चर मिनिस्ट्री ने एक कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है तुर्तुक में, जिसमें सिंगर्स और डांसर्स पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तुर्तुक वैली का जो है बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया। मैं जो है हमारा पूरा ग्रुप जो हम कारगिल से आए हैं और यहाँ पे हमने कारगिल के मल्टी कल्चर को शो करने के आए हैं। कुछ महीने पहले तुर्तुक और उसके आसपास के 5 गांवों के सरपंचों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जो सेलिब्रेट करे इन 5 गांवों के लिबरेशन को, इनकी आज़ादी को और भारत में इनके मिलने को। तो प्रधानमंत्री मोदी की कल्चर मिनिस्ट्री ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर सॉन्ग एंड डांसेस ऑर्गेनाइज किए। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं तुर्तुक और आसपास के गांव के, जैसे चुलुंगठा और त्याक्षी और थांग, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने इससे बड़ा जलसा इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा और वो बड़ी शिद्दत से और बड़े जोश के साथ इन नाच और गानों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वंस मोर के नारे लगा रहे हैं। यही सिंबलाइज करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत को, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ नुब्रा वैली के तुर्तुक से मैं नंदिता डागर। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग जो अनाज मंडी है वहां पर अनाज का क्या क्या है भाव। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात कुल दलहन की बुवाई की करें तो चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 में 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन की दलहनी फसलों की बुवाई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,79,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक के लक्ष्मेश्वर मंडी में 28 सितंबर को चने का भाव रहा 4,658 रुपए,
29 सितंबर को इसके भाव में 509 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,149 रुपए पर आ गिरा। हालांकि मध्य प्रदेश के खुजनेर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 सितंबर को चने का भाव रहा 4,390 रुपए, जो 28 सितंबर को 4,370 रुपए था। वहीं राजस्थान के लालसोट मंडी में चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 28 सितंबर को चने का भाव था 4,860 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदे 110 रुपए लुढ़क कर 4,750 रुपए पर हुए। चने के भाव में सस्ती का सिलसिला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भी बरकरार रहा। यहां मंगलवार को देसी चने का भाव रहा 5,570 रुपए, जो बुधवार को 10 रुपए टूटकर 5,560 रुपए पर आ गिरा। जबकि राज्य की ही करवी मंडी में 28 सितंबर को देसी चने का भाव था 5,055 रुपए। 29 सितंबर को इसके भाव में 45 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,100 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में चने का भाव रहा 5,725 रुपए, गोंडा मंडी में भाव रहा 6,035 रुपए, लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,600 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,880 रुपए पर हुए। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 रुपए टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 9,783 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुवाई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुवाई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बनी हुई है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की प्रताप मंडी में 28 सितंबर को धान का भाव था 1,868 रुपए। 29 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,868 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 सितंबर को धान का भाव रहा 1,575 रुपए, जो 28 सितंबर को 1,525 रुपए रहा था। हालांकि कर्नाटक के लिंगासगर मंडी में सोना क्वालिटी के धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 28 सितंबर को सोना धान का भाव था 1,860 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदे में
10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,850 रुपए पर आ गया। केरल के पलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 सितंबर को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,950 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में 28 सितंबर को सामान्य क्वालिटी के धान का भाव था 1,450 रुपए, जो 29 सितंबर को 30 रुपए चढ़कर 1,480 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो गोंडा मंडी में बुधवार को सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 1,530 रुपए, सीतापुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए, उतरौला मंडी में सामान्य क्वालिटी के धान 1,530 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जाफरगंज की मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 1,510 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों किसान अगेती मटर की बुआई करें। वहीं उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में अगेती सरसों की बुआई किसान कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तारामीरा की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक तारामीरा की बुआई का चयन करना सही रहेगा। बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज का चयन करें। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 5 किलो तारामीरा का बीज पर्याप्त है। राजस्थान में समय पर बोए गए बाजरे की कटाई का समय आ चुका है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश की संभावना वाले इलाकों में कटी हुई फसल को प्लास्टिक की तिरपाल से किसान ढक सकते हैं। राजस्थान में ग्वार की फसल में अभी का समय रोग के लिए अनुकूल है। इन दिनों संक्रमण वाले रोग की निगरानी करते रहें। अगर संक्रमण दिखे तो संक्रमित पौध को उखाड़कर नष्ट कर दें। बरसात के इस मौसम में कपास की फसल में बॉलवर्म या इल्ली कीट लगने का भी खतरा है। मध्य महाराष्ट्र में साफ मौसम होने पर तैयार मूंगफली की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान बाजरे की कटाई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भ के किसान उड़द और मूंग की कटाई करते रहें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में अगेती सोयाबीन की कटाई भी किसान जारी रखें। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में साफ मौसम के दौरान सोयाबीन, बाजरा और सूरजमुखी की तैयार फसलों की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी की हरे चारे, कुसुम और रबी चने की बुआई जारी रखें। इन दिनों मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश की संभावना है, इसलिए किसानों को सलाह है कि कटाई और बुआई का काम साफ मौसम में ही करें। जलभराव के समय खरीफ की खड़ी फसलों में दवा और उर्वरक का छिड़काव भी टाल दें। कोंकण में भी ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है, इसलिए यहाँ के किसान धान, मूंगफली, सब्जियों और बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा